वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। गाइस ये चैप्टर आपको पता है कि बीकॉम के सिलेबस में है, ठीक है जी। तो पिछला जो ब्रांच अकाउंटिंग का वीडियो हमने किया था उसमें हमने डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में अंडरस्टैंड किया था और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा था। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एंड फॉर फॉरेन ब्रांचेस, इसके टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है जी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज बिग, जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाए, इट इज डिजायरेबल दैट द ब्रांच मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो ब्रांच है वो अपने कंप्लीट रिकॉर्ड्स को खुद मेंटेन करे। दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांचेज। इन ब्रांचेज को हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेज बोलते हैं। एंड ईच इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन कंप्रीहेंसिव अकाउंट बुक्स। और हर ब्रांच अपनी कंप्लीट और कंप्रीहेंसिव मतलब विस्तार पूर्वक पूरी बुक्स बनाती है। ठीक है, ए टू जेड तक सारा कुछ वो खुद रिकॉर्ड करती है, जैसे कि वो बिजनेस उनसे ही वहीं से स्टार्ट हुआ है। For recording their transaction, therefore a separate trial balance of each branch can be prepared, ताकि उससे उनका इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर किया जा सके। द हेड ऑफिस मेंटेन वन लेजर अकाउंट फॉर ईच सच ब्रांच वेयर इन ऑल ट्रांजेक्शंस बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांचेज आर रिकॉर्डेड। साइलेंट फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम क्या है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के, वो नीचे है पहले कि ब्रांच मेंटेन इट्स एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। क्वाइट ऑब्वियस, वो डबल एंट्री सिस्टम के अंडर ही बुक्स को मेंटेन करेंगे। ब्रांच ओपन इट्स बुक्स अ हेड ऑफिस अकाउंट, वो उसमें एक हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएंगे टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ठीक है गाइस, द हेड ऑफिस मेंटेन अ ब्रांच अकाउंट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। ओके, और हेड ऑफिस क्या बनाएगा, ब्रांच का अकाउंट बनाएगा। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं तीसरे फीचर की। ब्रांच प्रिपेयर इट्स ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एंड सेंड कॉपीज ऑफ दीज स्टेटमेंट्स टू द हेड ऑफिस फॉर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि जो उनकी टोटल कंपनी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उस हेड ऑफिस है, वो सारी ब्रांचेस को ऐड करके एक इकट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल भी कैलकुलेट करना चाहेंगे ना, तो इसलिए वहां भेज दी जाती है हेड ऑफिस को। आफ्टर रिसीविंग द फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस रिकनसाइल्स बिटवीन द टू। पहला क्या है, ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक्स। और गाइज उसके बाद फिफ्थ में है हेड ऑफिस पासिस नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन इट्स बुक्स। ओके, उसके बाद है द हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक्स एंड ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक इज मेंटेन्ड रिस्पेक्टिवली। ये तो हमें पता ही है। तो चलिए अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं क्या है कि जर्नल एंट्रीज क्या आएंगी। गाइज ये मैंने कॉलम बनाए हैं टेबलर फॉर्म में, ये सीरियल नंबर है, ये ट्रांजैक्शन है। ये पहले हेड ऑफिस में क्या एंट्री आएगी, फिर ब्रांच बुक्स में क्या एंट्री आएगी। तो पहले हम करेंगे डिस्पैच ऑफ गुड्स टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, कि जो गुड्स हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को भेजी जाएंगी उसकी क्या एंट्रीज आएगी। उसमें आएगा ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और दूसरा गुड्स ब्रांच की बुक्स में क्या आएगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच अकाउंट, टू हेड ऑफिस सॉरी। तो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री आएगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच की बुक्स में क्या आएगी, गुड रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। ठीक है जी। दूसरी ट्रांजैक्शन है व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस। जब गुड्स रिटर्न कर दी जाती है ब्रांच से हेड ऑफिस को वापस कर दी जाती है, तब एंट्री आती है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अकाउंट में क्या आएगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है जी। और थर्ड एंट्री में क्या आएगा गाइस, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच। इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी और यहाँ आएगा पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, कैश या बैंक को क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश अकाउंट। और उसके बाद एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एचओ अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ क्या है, आउटसाइड परचेजेज मेड बाय द ब्रांच, आउटसाइड ब्रांच परचेजेज मेड बाय द ब्रांच। अगेन इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। और इसमें क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, या उधार हुआ तो क्रेडिटर को क्रेडिट हो जाएगा। और सेल इफेक्टेड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी और ब्रांच की बुक्स में आएगी, या कैश आएगा या डेटर बनेंगे, टू सेल सिंपल सेल वाली एंट्री आ जाएगी।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है, ऑफ द ब्रांच रिसीव्ड बाय एचओ, जो एचओ को सीधे पैसे मिल गए, मतलब हेड ऑफिस को सीधा पैसे मिल गए डेटर्स के, वो आ जाएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच की बुक्स में आएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। और 8th में पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेज मेड बाय ब्रांच, तो ब्रांच टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ परचेजेज और क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू एचओ आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्री की, 9th नंबर एंट्री, परचेज ऑफ एसेट्स बाय ब्रांच। अगेन इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी हेड ऑफिस में, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और लाइबिलिटी क्रेडिटेड हो जाएगी ब्रांच की बुक्स में। गाइस 10th है एसेट्स परचेज बाय ब्रांच बट एसेट अकाउंट रिटेन्ड एट हेड ऑफिस, तो इसमें आएगा ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, और इधर क्या आ जाएगा ब्रांच के अकाउंट में, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू लाइबिलिटी। और उसके बाद गाइस 11th क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, एंट्री नंबर 10 जो है इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एसेट, और इधर डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय एचओ टू ब्रांच, इसमें आ जाएगी हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और हेड ब्रांच की बुक्स में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद 13th नंबर एंट्री है रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय द ब्रांच टू एचओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा एचओ डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ब्रांच की बुक्स में। और गाइस अगला क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, इसमें क्या आ जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू सप्लाइंग ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू सप्लाइंग ब्रांच, और इधर क्या आएगा सप्लाइंग ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, और रेसिपिएंट ब्रांच के केस में क्या होगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिटेड टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, ये वो ब्रांच की बुक्स में आएगा जो सप्लाई कर रही है और जो रिसीव कर रही है उसकी बुक्स में ये एंट्री आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आगे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स। सो द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ दीज एडजस्टमेंट विल बी दैट सो फार एज द हेड ऑफिस इज कंसर्न द ब्रांच विल लुक अपॉन ईदर एज ए डेटर और क्रेडिटर। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते तो ब्रांच हेड ऑफिस के लिए या तो एक डेटर की तरह ट्रीट की जाएगी या क्रेडिटर की तरह। एज ए डेटर इफ द अमाउंट ऑफ इट्स एसेट्स इन एक्सेस ऑफ इट्स लाइबिलिटी, ठीक है, जब अमाउंट एसेट्स का बढ़ जाता है लाइबिलिटी से तब वो डेटर है, और क्रेडिटर वाइस वर्सा। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन रिवर्स हो जाती है तो क्रेडिटर ज़्यादा हो जाता है, लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, सो अ डेबिट बैलेंस इन द ब्रांच अकाउंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नेट एसेट्स ऑफ द एट द ब्रांच। The important thing to remember when independent set of accounts are maintained is that the branch and the head office books are concerned with each other only through the medium of branch, ठीक है, and the head office account which are converse of each other. Also when accounts of branch and head office are consolidated with the branch and HO will be eliminated। ठीक है, जब HO और उसकी ब्रांच की बुक्स इकट्ठी हो जाती हैं फिर ब्रांच और एचओ का जो डिफरेंस है वो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर ब्रांच या एचओ कोई अलग से आइडेंटिटीज नहीं रहती। ठीक है जी, फिर वो क्लब्ड या मर्ज हो जाती हैं सारी बुक्स। ओके जी, समझ लगा। मैं एक बार ये पैराग्राफ आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। अ डेबिट बैलेंस इन द ब्रांच अकाउंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नेट एसेट्स ऑफ द ब्रांच, राइट। उसके बाद द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, कि जब एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जा रही है ब्रांच पे, इज दैट ब्रांच, ठीक है, द हेड ऑफिस बुक्स आर कंसर्न विद ईच अदर ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ ब्रांच, और ब्रांच के थ्रू ही वो एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, एंड द हेड ऑफिस अकाउंट विच आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, और ब्रांच और हेड ऑफिस के जो बुक्स अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो एक दूसरे के रिवर्स बनेगी, कन्वर्स बनेगी, एक माल भेज रहा है एक माल रिसीव कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो व्हेन अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एंड हेड ऑफिस आर कंसोलिडेटेड, जब दोनों के अकाउंट को मर्ज कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, कंसोलिडेट कर दिया जाता है, तो ब्रांच और हेड ऑफिस का जो डिफरेंस है वो एलिमिनेट हो जाता है, ब्रांच और हेड ऑफिस खत्म हो जाता है, तब एक अकेले ये दोनों एक एंटिटी बन जाते हैं फिर दोबारा इनकी बुक्स। ठीक है जी, एडजस्टमेंट्स एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट।
If the branch and the head office account converse of each other don't tally, they must be reconciled before the preparation of the final accounts of the concern as a whole. ठीक है जी, मतलब यदि ब्रांच और हेड ऑफिस के अकाउंट बने हुए हैं कन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अलग बिल्कुल रिवर्स हैं, कन्वर्स हैं, ऑपोजिट हैं, डोंट टैली और वो टैली नहीं हो रहे, देयर मस्ट बी रिकनसाइल्ड, वो उनको रिकनसाइल करना पड़ेगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी। और उसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ हेड ऑफिस हैज सेंट गुड्स वर्थ 50,000 बट द ब्रांच हैज रिसीव्ड टिल क्लोजिंग डेट गुड्स ओनली 40,000, देन द ब्रांच शुड ट्रीट 10,000 एज गुड्स इन ट्रांजिट एंड शुड पास द फॉलोइंग एंट्री। और यदि वो कह रहा है कि यदि हेड ऑफिस ने 50,000 का सामान भेजा हुआ है तो ब्रांच को भी 40 का मिला है, तो 10 का वो किस में ट्रीट किया जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट में, और ये फॉलोइंग एंट्री उसको पास करनी पड़ेगी। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू हेड ऑफिस अकाउंट। However, there will be no entry in HO books before the print, where the event has been recorded in full, hence no further entries in HO books। और HO की बुक्स में और कोई अलग से एंट्री नहीं आएगी। रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट, रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट क्या हो सकते हैं, फॉलोइंग आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस एंड हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच अकाउंट ऑन द क्लोजिंग डेट। Goods dispatched by the head office not received by the branch, these goods may be in transit or lost in transit। दूसरा, goods returned by the branch to head office may have been received by the HO, again these goods may be in transit or lost in transit। तीसरा, amount remitted by the HO to branch or vice versa remaining in transit on the closing date। तो ये बेटा सिंपल सी चीज़ें हैं। वो सबसे पहले कह रहा है गुड्स जो डिस्पैच किए हैं एचओ ने अभी तक ब्रांच को रिसीव नहीं हुई, वो तो जहाँ तो रास्ते में है या रास्ते में ट्रांजिट में, मतलब अभी पहुंची नहीं है, तो यहाँ फिर लॉस हो गई है ट्रांजिट में। दूसरा रीज़न हो सकता है कि गुड्स रिटर्न की हैं जो ब्रांच ने, उसका भी वही हुआ, हेड ऑफिस को रिसीव हुई हैं नहीं हुई, रास्ते में है, लॉस्ट हो गई हैं रास्ते में। ठीक है जी। और तीसरा, अमाउंट रिमिटेड बाय एचओ, अभी तक लास्ट डेट तक उनके पास वो पैसा नहीं पहुंचा, या ब्रांच के पास नहीं पहुंचा या हेड ऑफिस के पास नहीं पहुंचा, तो दोनों की वजह से डिसएग्रीमेंट हो सकता है। सो रिसीट ऑफ इनकम और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ब्रांच ट्रांजैक्टेड बाय द एचओ और वाइस वर्सा, hence not recorded at the respective ends wherein they are normally be recorded। रिसीट ऑफ इनकम जो पेमेंट किया खर्चे हैं किसी भी ब्रांच से रिलेटेड जो कि हेड ऑफिस ने किए हैं या वाइस वर्सा, हैंस नॉट रिकॉर्डेड एट रिस्पेक्टिव एंड, दोनों में से किसी एक ने नहीं रिकॉर्ड किया, जिस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ रिलेटेड और पॉइंट्स क्या हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को भेज रही है जिसमें हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं होता, हाँ उनको सिर्फ जानकारी होती है, आर यूजली adjusted as they were entered into only with the HO। It is very convenient method of treating such transactions on especially where the number of branches are large। ये बात होता रहता है जहाँ ब्रांचेस का नंबर बहुत लार्ज होते हैं, तो कभी एक ब्रांच का सामान दूसरे में, दूसरे का पहले में, ऐसे सामान आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता ब्रांच incurred an expenditure on advertisement of ₹1,000 on account of Delhi branch and the entry should be made in such a case would as follows। तो कलकत्ता की वाली बुक्स में क्या आएगा, एचओ अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और दिल्ली बुक्स में क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू एचओ, और एचओ की बुक में क्या आएगा, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू कलकत्ता ब्रांच अकाउंट। ये सिंपल 3 एंट्री है। यहाँ पे एचओ को वो डेबिट करेंगे क्योंकि उन्होंने तो पैसे अब एचओ से लेने हैं ना, दूसरी ब्रांच के, पेमेंट तो उसने किया है, इसके लिए एडवर्टीजमेंट खर्चा और इसने पैसे एचओ को देने हैं, और एचओ ने दिल्ली ब्रांच से पैसे लेने हैं और कोलकाता ब्रांच को पैसे पे करने हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या है। ऑफन द अकाउंट्स ऑफ ए ब्रांच आर केप्ट इन हेड ऑफिस। ठीक है, इन सच ए केस एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट इज डेबिटेड टू द ब्रांच कंसर्न्ड बाय रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग एंट्री। पहला क्या है, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एसेट अकाउंट, और उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एचओ अकाउंट, और तीसरे नंबर पे एचओ एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच। Usually the head office devotes considerable time in attending to the affair of the branch। ठीक है, on that account it may be decided to raise a charge against the branch in respect of the cost of such time। In such a case the amount is debited to the branch and as expense
and is credited to the appropriate revenue head such as salaries account, journal charges account, ठीक है, entertainment expenses account. The branch credits the HO and debit the expense account. ठीक है जी, HO ने एक्सपेंस चार्ज की हैं जो ब्रांच को, उसकी एंट्री में आपको पर्टिकुलर एक्सपेंस को क्या करना है, एक्सपेंस को आपको डेबिट कर देना है टू HO करके, ठीक है, ओके जी। ये यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ठीक है बेटा। हाँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे 9th नंबर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बैलेंसेस इन HO बुक्स। The method that will be adopted for incorporating the trading results of the branch with that of the HO would depend upon whether it is desired to prepare separate P&L and balance sheet of the branch and the HO or consolidated statement of accounts of both branch and head office. तो ये मेथड जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ बुक्स इकट्ठा करने का, वो ये क्या कह रहा है, अडॉप्टेड किया जाएगा रिजल्ट, ट्रेडिंग रिजल्ट को देखते हुए ब्रांच के विद दैट ऑफ HO। वो डिपेंड अपॉन, ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या दोनों उसको अलग अलग बनाना चाहते हैं या कंसोलिडेटेड बनाना चाहते हैं। इन द फर्स्ट मेंशन केस द अमाउंट ऑफ P&L शोन बाय P&L अकाउंट ऑफ द ब्रांच ओनली बी ट्रांसफर टू द HO अकाउंट इन ब्रांच बुक्स एंड अ कन्वर्स एंट्री विल बी पास्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स बाय द डेबिट ब्रांच अकाउंट। और दूसरा, इन सच ए केस नॉट ओनली द P&L अकाउंट ऑफ द ब्रांच एट दैट ऑफ द HO would be prepared separately but also there would be a separate balance sheet for branch and the HO। तब दोनों की बैलेंस शीट भी अलग ही होगी। फिर the branch balance sheet would show the amount advanced by HO to it as capital at in the head office balance sheet the same amount would be shown as advance to the branch, right guys? okay, अब हम आगे बात करेंगे। If however it is to be desired to prepare a consolidated profit and loss account and balance sheet, individual balances of all the revenue accounts would be separately transferred to the HO account by debit or credit in the branch account and the converse entry would be passed in the head office books, ठीक है जी। और उसके बाद the effect thereof will be similar to the amount of net profit loss of the branch having been transferred, ठीक है, having been transferred since it would be composed of the balances that have been transferred. In case it is also desired that the consolidated balance sheet of the branch and the head office should be prepared, it will also be necessary to transfer the balance of the assets and liabilities of the branch to the head office। और उसके लिए क्या एंट्रीज पास करनी चाहिए, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट और दूसरा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू HO अकाउंट, वहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। एंड कन्वर्स एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा और यहाँ भी ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी अकाउंट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट आफ्टर द अबव मेंशन्ड एंट्रीज, इसके बाद जो एंट्रीज पास कर ली जाएंगी, द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस अकाउंट एंड HO इन द ब्रांच बुक्स will be closed and it will be necessary to restart them at the beginning of the next year, ठीक है जी। in the consequence at the beginning of the following year the under mentioned entry will be passed, assets account debited to liability to head office account। तो एसेट अकाउंट को हम क्या कहेंगे, ब्रांच में, और लाइबिलिटी भी ब्रांच की है, और जो डिफरेंस किस में है वो HO को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन द ब्रांच बुक्स। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इफ इट इज डिजायर्ड दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ब्रांच शुड बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द ब्रांच स्टाफ, ब्रांच स्टाफ को नहीं बताना, यदि वो चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, द HO वुड होल्ड बैक सम ऑफ द की इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रांच, कि वो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ब्रांच स्टाफ से बचा के रखना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। The HO in such a case would maintain a record of the goods sent to the branch by passing the following entry: goods supplied to branch account debited to purchase account, और उसके बाद the value of closing stock will also be adjusted only in the head office books, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। in such a case the following for closing its books at the end of the year the branch will simply transfer various revenue accounts to the head office without drawing up a trading and profit and loss account।
On that basis, supplemented by the record of transactions maintained at the head office, it will be possible to construct the trading and profit and loss of the branch. इसी के बेसिस पे फिर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम बात करेंगे फॉरेन ब्रांचेस के बारे में। सो द फॉरेन ब्रांचेस जनरली मेंटेन independent and complete record of business transaction transacted by them in currency of the country in which they operate। जाहिर है जिस कंट्री में ब्रांच होगी उसी कंट्री के ही करेंसी पे वो बुक्स बनाएंगे। The problem of incorporating of balance of foreign branching relate mainly to the translation of foreign country into इंडियन रुपीज। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो उसको हमने वर्ड यूज किया यहाँ पे ट्रांसलेट। ठीक है, दिस इज because exchange rate of Indian rupee is not stable in relation to the foreign currencies due to the international demand and supply effect on the various currencies। तो ये हमें पता है कि रोज के रेट बदलते रहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी के, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है ना क्या रेट होगा। The accounting principles which apply to inland branches also apply to a foreign branch after converting the trial balance of the foreign branch in the Indian currency। ठीक है जी, और उसके बाद क्या आएगा, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस। सो फॉर द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिवाइज 2003 क्लासीफाई द फॉरेन ब्रांचेस, ठीक है, इनटू टू टाइप। पहला इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है, इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन the activities of which are integral part of those reporting enterprises। ठीक है, the business of IFO मतलब integral foreign operations is carried on as its were an extension of the reporting enterprise operations। For example, sale of goods imported from the reporting enterprise and the remittances of proceed of operating enterprise। ठीक है, और नॉन इंटेग्रल क्या है वो अलग है। ठीक है, इट इज फॉरेन ब्रांच दैट इज नॉट इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। द बिजनेस ऑफ एनएफओ इज कैरिड ऑन ए सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट मे बी बाय अकाउंट accumulating cash or other monetary items, incurring expenses, generating income, arranging borrowings on its local currency, and NFO may also enter into transactions in foreign currencies, including transactions in the रिपोर्टिंग करेंसी। ठीक है जी, उनके लिए वो इंडिपेंडेंट है पूरा। तो एन एग्जांपल, द एनएफओ मे बी प्रोडक्शन इन फॉरेन करेंसी आउट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन सच कंट्री इंडिपेंडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ नॉन इंटेग्रल फॉरेन रिलेशंस कंट्रोल बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। while the reporting enterprise may control the foreign operations, the activities of the foreign operations are carried independently without much dependence on reporting enterprises। Transactions with the reporting enterprises are not a high proportion of the foreign operations activities। Second, activities of the foreign operations are mainly by its operations from local borrowings, वो अपनी लोकल बोरिंग से, नो वे डिपेंडेंट अपॉन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, और हेड ऑफिस पे वो डिपेंडेंट नहीं रहते। कहने का मतलब ये है फॉरेन एंटरप्राइजेज सेल्स आर मेनली इन करेंसीज अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। ठीक है, रिपोर्टिंग करेंसी जहां सेल करेंगे उसी की करेंसी में लिखना पड़ेगा ना उनको। ऑल द एक्सपेंसेस बाय द फॉरेन operations are primarily paid in local currency, not in the reporting currency, and day-to-day cash flowing of the reporting enterprises is independent of the foreign enterprises cash flows। right? ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे कि सेल प्राइस ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइजेज आर नॉट अफेक्टेड बाय द डे टू डे चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ द फॉरेन ऑपरेशंस। देयर इज एन एक्टिव सेल्स मार्केट फॉर द फॉरेन operation product and change in classification। when there is a change in classification, accounting treatment is as under। इंटेग्रल से नॉन इंटेग्रल जब बनता है तब क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नॉन इंटेग्रल शैल बी फॉलोड फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। और उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन इज एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और नॉन इंटेग्रल टू इंटेग्रल में आने पे क्या होता है,
the translation of procedure as applicable to integral should be applied from the date of change. So translated amount of non-monetary items at the date of change is treated at historical cost. ठीक है जी. Exchange difference lying in the foreign currency translation reserve is not to be recognized as income expense till the disposal of the operations, even if foreign operations become integral part इंटेग्रल हो जाता है ना, जब बिकम इंटेग्रल हो जाता है. सो एक्सचेंज डिफरेंस लाइंग इन द फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एन इनकम. उसको इनकम नहीं माना जाएगा जब तक कि डिस्पोजल ऑफ जो ऑपरेशन, इवन इफ द फॉरेन ऑपरेशन बिकम इंटेग्रल, जब इंटेग्रल हो भी जाता है ना, इंटेग्रल पार्ट बन भी जाता है, ठीक है, जब तक पूरे ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाते कि उसको हम रेवेन्यू नहीं मान सकते. राइट गाइस. चलिए अब हम आगे बात करेंगे टेक्निक फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन. टेक्निक्स क्या है इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के वक्त क्या होता है. फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन फॉर द फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, ठीक है. ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ IFO बी ट्रांसलेटेड एट द रेट prevailing on the date of transaction. This will require date-wise detail of the transaction entered by that operation together with the rates. Weekly, monthly average rate is permitted if there are no significant variations in the rate. दूसरा, translation of the balance sheet date, monetary items at closing date or non-monetary items. The cost and depreciation of the tangible fixed assets is transferred using exchange rate at the date of purchase of the asset, and if asset is carried at cost, and if intangible fixed asset is carried at fair value, the translation should be done using the rate existed on the date of the valuation, and the cost of inventories is translated at the exchange rate that existed when the cost of inventory was incurred, and realizable value is translated applying exchange rate when the realizable value is determined, which is generally closing date. राइट हो. चलिए बेटा मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा है ताकि आपको कोई ज़्यादा मुश्किल ना आए. ओके जी. सो द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. And non-integral foreign operations. Account of the non-integral foreign operations are translated using the following principles. पहला क्या होगा, balance sheet items, that is assets and liabilities, both monetary and non-monetary apply closing exchange rate. और दूसरा, items of expense and income and expense at actual exchange rates on the date of transactions. However, accounting standards allow average rate subject to materiality. Resulting exchange rate difference shall be accumulated in the foreign currency translation reserve until the disposal of the net investment in the non-integral foreign operations. ठीक है गाइज. तो गाइज ये था सारा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ब्रांच अकाउंटिंग का. ये सेकंड वीडियो भी कंप्लीट होता है जिसमें हमने इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांचेस कवर किया है. ठीक है गाइज. ओके जी, डन. गुड लक.